बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है वेव फ्रंट। याद रहे ये टॉपिक आप शॉर्ट और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब इस टॉपिक की तरफ आने से पहले ना इस चैप्टर के बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में 1-2 MCQs शॉर्ट क्वेश्चन देखे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे, इनको अपने अच्छे तरीके से तैयार करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें से, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी देर के लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे ना, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको 100% तैयार हो जाएगा। बस आपने चीज़ों को गौर से सुनना है, समझना है और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाना है। तो फिर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले 2 नंबर के लिए डेफिनेशन के हमारे चैप्टर का नेम है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल ऑप्टिक्स या डिफाइन द टर्म ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ लाइट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कि भी फिजिकल ऑप्टिक्स एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर को और लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। क्लियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट के लिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ विजन। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि विदाउट लाइट हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। करें आँख बंद, कुछ नज़र आ रहे हैं नहीं, तो लाइट की वजह से ही तो हम देख पा रहे हैं, हमें चीज़ें लाइट की वजह से ही नज़र आ रही हैं। अब डिफरेंट इराज के अंदर ना हम लाइट की नेचर को देखते हैं, यहाँ से पक्का MCQ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है। तो अच्छे तरीके से सुनिएगा गौर से। नंबर 1, न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल्स, और इन्हीं पार्टिकल्स को न्यूटन क्या कह रहे हैं, कार्पास्कल्स कह रहे हैं। तो न्यूटन की ये जो थ्योरी थी इसको कार्पस्कुलर थ्योरी कहा गया। अब न्यूटन की इस थ्योरी के मुताबिक स्ट्रीम मोशन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस के फिनोमिना को एक्सप्लेन ना कर पाई। बस इतनी बात आपने न्यूटन के अकॉर्डिंग याद रख ली है। क्लियर। अब आते हैं नंबर 2 पे, हाइगन्स। हाइगन्स ने कहा कि भाई लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है, और इसी वेव को फिर उसने वेव फ्रंट का नाम दिया, और इसको बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया थॉमस यंग ने 1801 में। तो लाइट को जब वेव मान के चले तो फिर देखा गया कि जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन का फिनोमिना है वो एक्सप्लेन हो रहा है। इतनी बात आप हाइगन्स के लिए याद रखेंगे। ज़्यादा आपको नेट से इसकी थ्योरी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके काम की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतनी याद रखें, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, क्लार्क जेम्स मैक्सवेल। इन्होंने कहा भाई कि लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे बिहेव करती है, यानी कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। फिर हमारे पास नंबर 4 पे आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने प्लांक्स की थ्योरी को बेस बनाते हुए ये बात डिस्कस की कि भी जो न्यूटन कह रहा है ना कि लाइट पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव करती है, तो वो न्यूटन वाले पार्टिकल्स नहीं है लाइट में, बल्कि यहाँ पे एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको आप कह सकते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको उसने नाम दिया फोटॉन का। ये आइंस्टाइन कह रहा है कि पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो ऐसे पार्टिकल नहीं होते जैसे न्यूटन कह रहा है, बल्कि वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मतलब फोटॉन होते हैं। ये कौन कह रहा है जी, आइंस्टाइन कह रहा है। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आते हैं नंबर 5 पे, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका जो पैटर्न बनता है वो वेव की फॉर्म में बनता है। तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पार्टिकल पैटर्न कैसा दिख रहा है, वेव की फॉर्म में। तो फिर उसने कहा यहाँ से डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। तो उसने कहा फिर लाइट जो है ये डुअल नेचर रखती है, मतलब लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, एज अ वेव। तो कुछ फेनोमिना देखें,
एक्सप्लेन हो रहे हैं, जस्टिफाई हो रहे हैं जब लाइट को आप वेव मानते हैं, और कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन हो रहे हैं जब आप लाइट को पार्टिकल्स मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें थी जिनको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है, नोट कर लेना है, यहाँ से MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ, और यहाँ मैंने मेंशन किया, रिमेंबर, याद रखिएगा, यहाँ से पक्का MCQ आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे पता है क्या याद कर लेते हैं कि जब लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो तभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फेनोमेना एक्सप्लेन होता है, याद करता है। जब पार्टिकल मानेंगे या जब वेव मानेंगे तब ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेगी, ना रिफ्लेक्शन को ना रिफ्रैक्शन को। ऐसा नहीं है। ये बातें तो आपने स्टार्ट में सारी जिस तरह से एक तरतीब से चलती जा रही हैं आपने ऐसे याद रख लेना है, पहले तो ऐसे ही था। लेकिन अब आपने यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, गौर से देखिएगा कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी जस्टिफाइड बाय अज्यूमिंग बोथ वेव एंड पार्टिकल। मतलब आप लाइट को वेव मान के चले या पार्टिकल मान के चले, तो आपके ये जो दो फेनोमिना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये जस्टिफाई होते हैं, चाहे आप लाइट को वेव माने चाहे आप लाइट को पार्टिकल माने। ये बात 100% ठीक है। देखें, अब अगर रिफ्लेक्शन के फेनोमिना में ये ऐसे, अब हम लाइट को सपोज करते हैं पार्टिकल मानते हैं, तो पार्टिकल ऐसे आएंगे, जिस एंगल पे यहाँ पे मीडियम पे फॉल करेंगे उसी एंगल पे फिर बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सेम एंगल रहेगा, इस तरह से। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो देखें, पार्टिकल में भी रिफ्लेक्शन का फेनोमिना कर रहा है। इसी तरह से जब आप वेव मानेंगे तब भी आपके पास क्या करेगा, इसी तरह से नीचे फिर एक और लाइन बना ले मीडियम की, तो वो भी आपके पास सेम एंगल पे लाइट को बाउंस बैक कर जाएगी। तो जब आप उसको वेव माने या पार्टिकल माने तो रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन का फेनोमिना भी अकर करता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कैन ओनली बी जस्टिफाई। यानी कि अगर आपसे इंटरफेरेंस का कहा गया है, डिफ्रैक्शन का कहा गया है, तब आप लाइट को सिर्फ वेव ही मान के चलेंगे। अगर आप पार्टिकल मानते हैं तब फेल हो जाएंगे। क्लियर? ये मैंने यानी कि इन सारी बातों से एक थीम निकाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। सिर्फ ये 3 बातें याद रख लेंगे तो आपका MCQ हो जाएगा। नंबर 3 पे मैंने कहा है कि फेनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट। अब फर्स्ट ईयर के अंदर ये दोनों चीज़ें आपके लिए न्यू है, लेकिन सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं, लेकिन पेपरों में देखा गया है कि यहाँ से MCQ आ चुका है, तो इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। अभी आपने सिर्फ ये नाम याद रख लेने हैं, इसकी खोज में नहीं जाना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बना है और कॉम्पटन इफेक्ट क्या बना है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के फिनोमिना में भी आपको लाइट को जो लेके चलना है वो पार्टिकल्स के तौर पे लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में पार्टिकल्स, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमिना में वेव, और इसी तरह रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप बोथ टाइप्स, यानी कि लाइट को वेव भी मान के चलें तब भी ठीक है, लाइट को पार्टिकल मान के चलें तब भी ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना करता है। ये बातें याद होगी, बड़े ही आराम से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसी तरह आप याद करते जाएं, गौर से समझते जाएं, इंशाल्लाह आपको बैठे बैठे भी तैयार हो जाएंगे। कर लिया जी, यहाँ तक सारा नोट भी कर लिया, समझ भी लिया। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी वेव फ्रंट। तो भाई वेव फ्रंट क्या है, 2 नंबर की डेफिनेशन भी प्रीवियस बोर्ड के पेपर में पूछी गई है। तो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन को करने से पहले ना छोटी सी एग्जांपल पे गौर कीजिएगा। आप एक स्टोन उठाएं और उसको पानी में फेंकें। कोई आपके पास सामने समंदर है, दरिया है, नहर है, या टब में आप पानी भर के देख लें, घर में बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप एक पत्थर उठाएं और उस पानी में ऐसे फेंक दें, कोई भी चीज़ फेंक दें, तो क्या होगा, वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। पढ़ा था ना क्लास 10th में, चैप्टर 10 के अंदर, कि जब आप पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होने लग गई थी। याद है ना, इस तरह सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। तो सपोज करें यहाँ सारा पानी था, उसके अंदर आपने यहाँ पे एक पत्थर फेंका, तो अब उस यहाँ पे पत्थर जाके गिरा, उसके अराउंड, यानी कि एक जगह कह लें, पॉइंट कह लें, सोर्स कह लें, उसके अराउंड इस तरह से सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती गई। अब ये जो सर्कुलर वेव्स पैदा हुई है ना, ये इन्हीं को डियर स्टूडेंट्स वेव फ्रंट कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं।
अब इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा कि इस वेव के ऊपर ये जो तमाम पार्टिकल्स हैं, इस मीडियम में इन पार्टिकल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये भी सेम रहेगा, और जो पार्टिकल्स यहाँ पे अप एंड डाउन या कह लें कि वाइब्रेट कर रहे हैं वो सेम एंगल पे कर रहे हैं, यानी कि इनके बिटवीन एंगल भी एक ही रहेगा। तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर पार्टिकल्स, कि ये जो आप वेव के ऊपर ये पॉइंट्स देख रहे हैं, पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है उस मीडियम के अंदर क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर वाइब्रेट कर रहे होंगे एक ही जगह पे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनके बिटवीन एंगल सेम है, मतलब फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो है। अगर ये 30 पे वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी 30 पे, ये भी 30 पे, ये भी 30 पे, तो फेज डिफरेंस निकालेंगे 30 - 30, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू आ चुका है, आपने इसको गौर से सुनना है, समझना है और नोट कर लेना है। मैं एंड पे एमसीक्यू बना दूंगा, अभी आप समझें। तो इन पार्टिकल या पॉइंट्स के बिटवीन फेज डिफरेंस 0 है, मतलब एंगल सेम है। सेम एंगल पे ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, सॉरी मूव नहीं कहना, वाइब्रेट कर रहे हैं। क्लियर जी। तो इनको क्या बोलेंगे, ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, इसी तरह आगे फिर चौथा वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है। अब बात इंपॉर्टेंट ये समझने वाली है कि ये तो हमने एग्जांपल ली है वाटर की, तो वाटर के केस में जो वेव फ्रंट बनते हैं ये सर्कुलर वेव फ्रंट बनते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इस वाटर के अंदर जो वेव फ्रंट बनते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर, और सर्कुलर का मतलब ये हम कह सकते हैं 2D, जिनको आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आपको सर्कल्स दिखेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है या चैप्टर है, इसमें तो हम लाइट को लेके चल रहे हैं, तो लाइट की बात हो रही है। इसका मतलब लाइट के केस में जब वेव फ्रंट बनते हैं तो वो सर्कुलर नहीं होते, वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये फ़र्क है। वाटर में बनेंगे तो सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पे 2D है। लेकिन लाइट के केस में जो वेव फ्रंट बनते हैं वो सेम इसी तरह, लेकिन वो स्फेरिकल शेप के बनते हैं। अब स्फेरिकल लाइट के केस में जो वेव फ्रंट बनेंगे वो क्या होंगे, स्फेरिकल। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। और स्फेरिकल का मतलब, इसका मतलब वेव फ्रंट क्या होंगे, 3D। अब 3D को क्योंकि आप बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए जब आप ड्रा करने की कोशिश करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट को, तो वो आपको सर्कुलर ही दिखते हैं, क्योंकि आपने उनको 2D पे ड्रा कर दिया ना, तो आपको सर्कल्स ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ आपने यही समझना है कि भाई लाइट के केस में जो वेव फ्रंट बनते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, मतलब कि 3D। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब ये एक लाइट का सोर्स है, कोई बल्ब है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स जो भी होगा, जैसे सन है, बल्ब है, इससे जब भी लाइट निकलेगी ना तो वो हर डायरेक्शन में जाएगी। तो उसके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल होंगे और लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। 3D का पता है ना। अब 3D को मैं आसान करके बता देता हूँ। एक कमरे के अंदर आप सपोज करें कि बल्ब लगा हुआ है एक ही। अब उस बल्ब को आप ऑफ कर दें तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जैसे ही आप बल्ब को ऑन करेंगे तो लाइट हर तरफ फैल जाती है। इसे 3D कहते हैं। ये 3D की एग्जांपल है। तो ये देखें, ये एक सपोज करें पॉइंट सोर्स है, बल्ब है। अब इससे जब लाइट निकलेगी तो हर डायरेक्शन में निकलेगी ना, तो इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे स्फेरिकल शेप के। तो लाइट के केस में पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, 3D। क्लियर। वाटर के केस में 2D, सर्कुलर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे डेरिवेशन से वेव फ्रंट की डेफिनेशन को समझना बहुत आसान हो गया आपके लिए। क्या लिखेंगे आप कि दी सरफेस एट विच ऑल दी पॉइंट्स, इसी सरफेस की बात हो रही है। देखिए इसके ऊपर मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। द सरफेस एट विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। वो आपको पहले कह चुका हूँ कि भाई इन पॉइंट्स या पार्टिकल्स के बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो या एंगल क्या हो, सेम हो। जितना भी है 30 है, 20 है, 60 है, सारों का फिर क्या हो, सेम हो। क्लियर जी। अब डिस्टेंस यही डायग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ की है ताकि आपको रे ऑफ लाइट समझा सकूँ। अब देखें, ये आपके पास पॉइंट सोर्स है, बल्ब कह ले, सन समझ ले। तो उससे जो लाइट एमिट हो रही है वो 3D, यानी कि हर तरफ लाइट जा रही है, हर डायरेक्शन में।
तो हम इसके यहाँ पे ये वेव फ्रंट बना चुके हैं जो कि क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं और ये कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स जब लाइट का होगा तो उसके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो क्या होंगे, वो स्फेरिकल शेप के होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट। तो फिर याद रखिएगा, किसी भी दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसे आप क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। ये भी लिख लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी एक वेव फ्रंट या आप सारों की भी बात कर सकते हैं, तो वेव फ्रंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए और वो लाइन लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को भी शो करे, तो उस लाइन को फिर आप रे कहते हैं, रे ऑफ लाइट का नाम देते हैं। तो ये देखें, ये लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन, ये लाइन देखें, इस वेव फ्रंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी ये वाली रेड वाली लाइन ड्रा करें तो देखें उसका एंगल इसके साथ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा कट कर दूं, अब देखें यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, वही 90 डिग्री। इसका मतलब एक ऐसी लाइन जो वेव फ्रंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये लाइन लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को भी शो कर रही है कि मतलब लाइट इस डायरेक्शन में आगे ट्रैवल कर रही है। तो इस लाइन को फिर क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, डायरेक्शन तो हर तरफ है, लाइट तो हर तरफ जा रही है, तो फिर यहाँ सारी लाइन्स ही लाइन्स होंगी, लेकिन मैंने सारी ड्रॉ नहीं की, 4-5 ड्रॉ किए ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर जी? तो फिर रे ऑफ लाइट की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। आप क्या लिखेंगे, अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली की जगह आप नॉर्मल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलरली टू वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, एंड इज या इट शोज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि वो लाइन इस वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और वो लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को भी शो कर रही है। तो ये लाइन क्या कहलाती है, रे ऑफ लाइट कहलाती है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की टाइप्स कितनी है, तो आप कहेंगे 3। नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट, नंबर 2 प्लेन वेव फ्रंट, और नंबर 3 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस चैप्टर के अंदर पॉइंट के सोर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 सोर्स हैं हमारे पास, 3 तरह के सोर्स होंगे। नंबर 1 पॉइंट सोर्स, नंबर 2 प्लेन सोर्स, और नंबर 3 लाइन सोर्स। सिलेंड्रिकल सोर्स नहीं कह देना, लाइन सोर्स। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है ये आपके तब बनते हैं जब आपके पास सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो। स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनेंगे जब सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट नहीं भूलना। उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट क्या कब बनेंगे, जब पॉइंट सोर्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि जहां पे लाइट फॉल करवाना चाह रहे हैं, उनके बिटवीन डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, इनफिनाइट डिस्टेंस हो, तब आपके पास प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, साइड इन्फॉर्मेशन में एक डायग्राम भी बनाई गई है। कैसे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या एक पॉइंट सोर्स है, सन, सूरज से रोशनी निकलेगी, और यहाँ पे हमने कंसीडर कर रखी है अर्थ। अब जब सन से अर्थ तक लाइट ट्रैवल करके पहुंचेगी तो सन क्या है, पॉइंट सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। तो ये देखें, इस सोर्स के अराउंड वेव फ्रंट क्या है, सारे स्फेरिकल होंगे। मैंने सिर्फ उसका एक हिस्सा रेड कलर से शो किया है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि भाई ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होंगे। मैंने सिर्फ उसका यहाँ पे हिस्सा शो किया है, होंगे ये पूरे स्फेरिकल। क्लियर ना? अब इस तरह से ये ट्रैवल करते 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 ये देखें, ये स्फेरिकल जा रहे हैं, डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। जब ये अर्थ के इतने हिस्से पे जाके पहुँचेंगे तो फिर तो वो तो बहुत एक छोटा सा हिस्सा बचा होगा ना, उस पूरे वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा बचा होगा। तो जो हिस्सा यहाँ पे देखें ये अर्थ पे पहुँच रहा है, तो अब इस हिस्से पे अगर आप गौर करें तो ये एक लाइन है, एक प्लेन है, प्लेन इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा है, सीधा सीधा। तो इसका मतलब जब अर्थ पे लाइट पहुंची है तो वो प्लेन वेव फ्रंट की शक्ल में पहुंची है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की शक्ल में नहीं पहुंची। सोर्स कैसा है, पॉइंट, तो सूरज के करीब करीब, यानी कि सन से जब लाइट एमिट होगी तो वहां पे जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है, पॉइंट को पिक करे। एमसीक्यू बन सकता है और एमसीक्यू आ भी चुका है, मैं भी एंड पे बना के भी दूंगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सन पे जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है, लेकिन जब वही स्फेरिकल वेव फ्रंट अर्थ पे पहुंचेंगे
तो दोनों के बिटवीन डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, इन्फिनाइट है। तो पहुँचते 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 जितना हिस्सा अर्थ पे आके पहुँचेगा ना वो ये होगा, ये इस तरह से बचेगा। यानी कि देखें ना, ये सपोज करें ये हिस्सा जब आके ये यहाँ पे पहुँचेगा तो आप देखें यहाँ तक ये क्या है, ये तो प्लेन है, सीधी सीधी लाइन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे अर्थ पे जब ये लाइट पहुँचती है तो ये प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुँचती है। क्लियर? तो आप कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट तब बनते हैं जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इन्फिनाइट हो। उसके बाद है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसमें आप बात करेंगे कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब प्रोड्यूस होते हैं जब आपके पास सोर्स कैसा हो, लाइन सोर्स हो। एक लाइन सोर्स होगा तो वहाँ से फिर जो वेव फ्रंट पैदा होंगे वो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, हेक्सागोनल जिस तरह शेप होती है। क्लियर? अब इसकी मिसाल क्या आप दे सकते हैं, जैसे ट्यूब लाइट है, वो भी तो एक क्या है, लाइन है ना। तो उससे निकलने वाले जो वेव फ्रंट होंगे वो आपके पास सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट को किस तरह से प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और प्लेन वेव फ्रंट को स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनके अंदर आप प्लेन वेव फ्रंट्स को ही कंसीडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स है तो जब लाइट एमिट होगी तो वो हर डायरेक्शन में जाएगी, 3D। तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो क्या होंगे, स्फेरिकल शेप के। तो मैंने यहाँ पूरे स्फेयर्स यहाँ पे शो नहीं किए, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से पे आपको लाइट की रेज दिखाई है। तो ये लाइट की रेज हर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल पूरा होगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैंने शो किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये वेव फ्रंट है जी स्फेरिकल। अब यही स्फेरिकल वेव फ्रंट जब इस कन्वेक्स लेंस में से पास करेंगे तो देखें ये लाइट की रेज आ रही थी ना, उनको देखें एक डायरेक्शन में आ गई। तो यही वेव फ्रंट स्फेरिकल जब इस कन्वेक्स लेंस में से पास करेंगे तो वो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जो पॉइंट सोर्स आपने प्लेस करना है ये फोकस पे प्लेस करना है, एट फोकस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको हमने कहाँ पे प्लेस कर रखा है, एट फोकस। इसीलिए यहाँ से इस लेंस के सेंटर तक जो लेंथ बनती है, डिस्टेंस बनता है, उसे आप क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इसे F से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में हम जितना पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड सिर्फ 2 MCQs डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ से आपकी बुक के पैराग्राफ में यहाँ से एक लाइन उठाइए जिसकी वजह से MCQ बनाया, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में ये MCQ आ चुका है। कह रहा है लाइट फ्रॉम सन रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि सूरज से ज़मीन तक जब लाइट ट्रैवल करती है, पहुँचती है, तो उस टाइम उसके वेव फ्रंट की फॉर्म क्या होती है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन या फिर सर्कुलर वेव फ्रंट बनते हैं। सूरज से जब अर्थ पे लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ, सूरज से जब ज़मीन तक लाइट पहुंचती है तो तब वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। अगर पूछ ले कि जब सन से लाइट एमिट हो रही है तो वहाँ सन पे वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, तो फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्फेरिकल की। अब वो पूछ रहे हैं सन से ज़मीन तक जब लाइट पहुंचती है तब उसके वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। तो फिर आपने इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और जल्दी से सेलेक्ट करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें कि भी इसका आंसर ये है, ठीक है। पूरा नाम लिख दीजिएगा, अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल लिखें, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल, प्लेन है तो प्लेन, सर्कुलर है तो सर्कुलर। क्योंकि ये चीज़ मैं अभी आपको यहाँ समझा चुका हूँ, कैसे बन रहे हैं वेव फ्रंट, ये अभी आपको बताया है। तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला MCQ देखें। अच्छा, ये सिर्फ बताने का मकसद है कि इन चीज़ों से समझाने के बाद आपसे इस तरह से MCQ पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप टॉपिक गौर से देखेंगे, लेक्चर नोट करेंगे, पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुनेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी MCQ जब आपके सामने आएगा तो आप कर देंगे। सिर्फ उन पॉइंट्स को आपने लिख लेना है जो मैं आपको बताता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर। अब देखिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट इज, अभी आपको बता के आया हूँ, वेव फ्रंट की जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था पिछली स्लाइड के अंदर, तो उस टाइम आपको बताया नहीं था, इस तरह से सारे पॉइंट्स या पार्टिकल इस तरह से ड्रॉ करके बताया था कि नहीं। तो वो यही कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट के ऊपर 2 पॉइंट्स के बिटवीन फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, 45 डिग्री होगा, 90 होगा, 180 होगा, बताया है ना। तो फिर आप जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करके
कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें कि कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। जल्दी से ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस फर्स्ट टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।